मेरी बहुत अमीर घर में शादी हुई थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन दंग रह गई जब अगले दिन ही पति हनीमून पर लेके आ गया। हम रोज अलग अलग महंगे होटल में जाकर रहते थे। एक दिन होटल से बाहर निकल रहे थे जब मैनेजर बोला, जो काम तुम अपने पति के लिए करती हो मेरे लिए करो, मैं माला माल कर दूंगा। यह सुनते ही रूह कांप गई कि जब उसने मेरी एक वीडियो दिखाई। मेरी शादी का दूसरा दिन था और मेरा मूड बुरी तरह से खराब था, क्योंकि मुंह दिखाई में मुझे मेरी सास और मेरे पति ने एक पतली सी अंगूठी दी थी, जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन था कि यह नकली ही होगी, क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात तो नहीं थी कि सोने के अंगूठे लेकर। मैं सोच रही थी कि जब मेरी दोस्त और मेरे कजन्स वगैरह मुझसे मुंह दिखाई के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैं तो शुरू से ही बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं तो किसी ऐसे घर में शादी करके जाऊंगी जहाँ पर गाड़ियाँ होगी, पैसे की रेल पेल होगी, बड़ा सा आलीशान घर होगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे इस टूटे फूटे से दो कमरे के घर में लाकर फेंकेगी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि मेरे पति का खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मुझे तो किसी महल की रानी बनना था, ना कि छोटे से घर की नौकरानी। इसलिए शादी की दूसरी सुबह ही मेरा मूड इतना खराब था और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मेरी सारी जिंदगी सिसकते हुए गुजरेगी। अभी मैं इन सोच में गुम थी कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा कि जल्दी करो, अपना और मेरा सामान पैक करो, हम हनीमून पर जा रहे हैं। इसके बाद मुझे एक अजीब लगी और मैं हंसते हुए बोली, भला ये हनीमून वाले चोंच तो अमीरों के होते हैं, गरीबों के बस की बात कहाँ। मैंने कहा कि आप तो सुबह सुबह ही मजाक करना शुरू हो गए। तो वो कहने लगे, मुझे तुमसे क्यों मजाक करना है, कुछ ही देर में हमें मनाली के लिए रवाना होना है। तुम जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में रख लो, मेरा तो बैग वैसे ही तैयार रहता है। मैं तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई कि वो क्या सच था जो मेरे कानों ने सुना था। क्या वह वाकई हनीमून के लिए जा रहे थे? और मेरे पति को यूं कहने का क्या मतलब था कि इसका बैग तो तैयार रहता है, यानी कि इसका मतलब यही था कि वह पहले भी वहां जाता रहता है। मैंने देखा तो उसने अलमारी से अपना बैग निकाला, जिसमें उसके कपड़े की दो चार जोड़े पड़े हुए थे और उसका कार्ड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर था। तुम जल्दी से तैयार करो, वो मुझे यह कहता हुआ बाहर चला गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान समेटा और हम दोनों मनाली के लिए चले गए। वहां पहुंचकर मुझे यकीन आया कि मैं इन ख्वाबों की सरजमी पर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं हैरान थी कि जिसने गरीब घर में मेरी शादी हुई है, तो वह यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए तो हजारों रुपये चाहिए। इतने पैसे इन लोगों के पास कहाँ से आए? मेरे पति ने एक महंगे होटल में कमरा बुक करवाया था और हम लोग सारा दिन घूमते फिरते और शॉपिंग करते रहते थे। इस बीच मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की थी, यहाँ पर आने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? तो वह हर बार मेरी बात टाल जाता और कहता कि तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? मैं तुम्हें यहाँ पर मज़े करवाने लाया हूँ, तो तुम वही करो। फिर मैंने भी पूछना ठीक नहीं समझा, ना ही मैंने ज़्यादा जोर दिया। मेरे पति ने मुझे महंगे कपड़े और जूते दिलवाए, यहाँ तक कि उसने कुछ ही दिनों में मेरी शॉपिंग पर लाखों खर्चा कर दिया। मैं अपने सारे अरमान यहाँ पर आकर पूरे कर रही थी। मैंने पैंट शर्ट पहनने शुरू कर दी और गले में छोटा सा मफलर लिया। वो मेकअप और बालों की हेयर स्टाइल के साथ ऊंची एड़ी वाले जूते, मुझे अगर कोई देख लेता तो पहचान नहीं पाता कि मैं वही गरीब सी लड़की हूँ। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मेरे ऐसे हुलिये पर इतराज हो, मगर उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ की थी। मुझे अंदाजा हुआ कि खुले दिमाग के हैं, ऐसी छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर मुझे अपने पति पर नाज भी था और मैं कहती थी कि अच्छा हुआ मेरी शादी इससे हो गई, वरना कोई और होता तो मुझे इतनी ऐश करवा ही नहीं सकता था। और इस बात से मुझे हैरानी जरूर थी कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ। मगर मैंने इस सवाल को पूछना जरूरी नहीं समझा। मेरी शादी अनजान लोगों में हुई थी, हम लोग इन्हें पहले से ही नहीं जानते थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और मैं सबसे ज़्यादा हसीन भी थी। लोग मेरे खूबसूरती के नहीं करते थकते थे। खानदान में सबकी ख्वाहिश थी कि वह मुझे अपनी बहू बनाए, मगर मैंने माँ को साफ मना कर दिया था कि मैं रिश्तेदारों में
शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सारे रिश्तेदार हमारी तरह के गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, और मैं एक गरीब से निकलकर दूसरी गरीब में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। मैंने माँ को साफ मना कर दिया था कि मैं किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करूँगी। मुझे तो किसी अमीर घर में शादी करके जाना है। तो तुम मेरे लिए कोई अमीर रिश्ता तलाश करो। अमीर लोगों को भी आजकल दहेज में बहुत कुछ चाहिए होता है, और हम ठहरे गरीब मजदूर लोग, हम लोग लंबा चौड़ा लिस्ट कैसे बना सकते थे। इसलिए अमीर रिश्ता कोई नहीं आता था, और जो गरीब रिश्ते मेरे लिए आते हैं इन्हें मैं मना कर देती थी, और मेरी वजह से मेरी दूसरी बहनों के भी रिश्ते टूट जाते, क्योंकि माँ अगर किसी छोटी बहन के लिए भी रिश्ते का कह देती तो वो लोग आकर मुझे ही पसंद कर जाते, और इस बात पर मेरी बहनें मुझसे बहुत चिढ़ती थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी ख्वाहिश किसी अमीर घराने की बहू बनने की थी तो मैंने गरीब से घर में शादी कैसे कर ली। हुआ यूँ था कि मैंने अपने घर वालों को अपनी एक दोस्त के कजन का बताया था, जो काफ़ी अमीर था और मुझसे शादी करना चाहता था। मगर मेरे घर वाले तैयार नहीं थे। मगर मैंने जिद करके मना ही लिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी अमीर लड़के से। उस लड़के के घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि वो गरीब घर की लड़की को बहू बनाए, मगर अपने बेटे के जिद पर हमारे घर में आ गए और महंगी मंगनी करके चले गए। कुछ महीनों के बाद हम दोनों की जिद पर ही शादी की तारीख भी तय हो गई। मगर एन बारात वाले दिन जब मैं दुल्हन बनी उसकी इंतजार कर रही थी, तो उसने मुझे कॉल की और बताया कि वह बारात लेकर नहीं आ सकता। वो अपने माँ बाप की बातों में आकर इस देश को छोड़ कर जा रहा था। मैं दुल्हन बनी बेटी थी, मेरा सारा खानदान जमा था, और बारात नहीं आई। मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हुई, और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि पता नहीं लड़की की बारात क्यों नहीं आई। पहले तो हमारे घर रिश्ते आते रहते थे, मगर इस बात के बाद कोई हमारे घर रिश्ता लाना भी नहीं पसंद करते थे। मगर फिर न जाने कैसे मेरे पति के घर वालों की तरफ से मेरा रिश्ता आ गया, और मेरे माँ बाप ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि पहले ही मैंने माँ बाप को काफ़ी बेइज्जत करवा चुकी हूँ। इसलिए मैंने इस बार तमाशा नहीं किया। मैं गरीब घर में ही नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं चुपचाप शादी कर ली। मगर मैं अंदर से खुश नहीं थी कि मैं क्यों गरीब घर लोगों में आ गई हूँ। और अब शादी के फौरन बाद ही मेरे पति के साथ यहाँ मनाली आकर घूमना फिरना तो मुझे ख्वाब लग रहा था। हम सुबह होटल से निकल जाते और सारा दिन सड़कों पर घूमते फिरते, तस्वीरें खिंचवाते और एक दूसरे के साथ में हंसते मुस्कुराते, और फिर शाम ढलते हम वापस आ जाते। मेरा तो जी नहीं भरता था कि मैं तस्वीरें और वीडियोस ही बनाते जाऊं और वापस जाकर फिर सबको दिखाऊं। जिस होटल में हम ठहरे थे, मैं वहाँ के एक एक कोने पर और भी कमरे में आकर भी बहुत तस्वीरें बनवा लिया था। मेरे पति ने कभी मुझे किसी काम से मना नहीं रोका था, बल्कि वो हर काम में मेरा साथ देता था। हमें यहाँ पर घूमते फिरते 4 दिन हो चुके थे, और मेरा ख्याल था कि शायद हम अब जाने लगे हैं, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि अपना सामान पैक कर लो। लेकिन जब हम किसी और होटल में गए तो मैं समझ गई कि लगता है अभी यहाँ पर और काम करना पड़ेगा। वहाँ का मैनेजर शायद मेरे पति को जानता था। वह हमें देखकर बहुत खुश हुआ। हमें कहने लगा कि मैंने आप लोगों के लिए खास कमरा तैयार करवाया है, आप वहाँ आ जाइए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि उधर तो इन लोगों के हालात इतने ख़राब हैं, वहाँ 2 वक्त की रोटियां भी मुश्किल से मिलती होगी, और यहाँ मेरे पति ऐसा खर्चा कर रहा है जैसे करोड़पति हो। जब अपने पति के इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा, तुम किसी को मत बताना कि मैं इतना अमीर हूँ। मैंने सभी को यह बताया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि अमीर लोगों से फिर रिश्तेदार पैसे मांगना शुरू कर जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि बंदा इन्हें अपनी असलियत बता ही ना। ये बात तो फिर मुझे भी ठीक लगी थी कि अगर कोई अमीर रिश्तेदार हो तो फिर बाकी के रिश्तेदार उससे बेवजह के रिश्ता बनाते हैं और हर वक्त पैसे मांगते रहते हैं। उस दिन मेरा पति मुझे कहने लगा कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी भी ऐसे ही अमीर लोगों में हो। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। वो कहने लगा, यहाँ मनाली में मेरे कुछ दोस्त हैं, इनके घर वालों के इनके रिश्ते की तलाश है, अगर कहो तो तुम्हारी बहनों के लिए बात चलाऊं। मैंने कहा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने उसी वक्त अपने घर पर फ़ोन किया और इन्हें सारे हालात वगैरह बताए कि देखिए मैं यहाँ पर कितनी खुश हूँ और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ।
मेरी बहनें और मेरे माँ बाप वो मुझे इस तरह मनाली में देखकर काफ़ी हैरान हुए थे। मेरे पति ने कहा था कि एक शर्त पर तुम्हारी बहनों की शादी यहाँ के लड़कों से हो सकती है, कि अगर तुम लोग अपने शहर में इस बात का चर्चा ना करो, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर वह लोग मुझे कहेंगे कि मैं उनकी बेटियों को भी यहाँ बुलाकर इनकी शादियाँ करवा दूँ। मैंने अपने पति के कहने के मुताबिक घर से अपनी बहनों को यहाँ पर बुलवा लिया। इनके यहाँ पर आने के सारे इंतजाम मेरे पति किए थे। जिन लड़कों से मेरे पति ने मुझे मिलवाया था कि इनके साथ तुम्हारी बहनों की शादी की जाएगी, वो वाकई बहुत अमीर थे और यहाँ के एक रईस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मैं तो अपनी बहनों के लिए बहुत खुश थी कि वो भी यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगी। 2 दिनों के बाद इनका सादगी से शादी कर दिया गया और वो दोनों अपने पति के संग विदा हो गई। हम अभी तक उसी होटल में रहते थे और मैनेजर हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा पति यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, इसलिए वो मैनेजर मेरे पति से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मैंने अपने पति को कहा कि हम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। वो कहने लगा कि नहीं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमें कुछ दिन बाद वापस जाना होगा, लेकिन अगर तुम कहोगी तो हम फिर कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। उसने वापसी के लिए टिकट करवा ली, जो कि 4 दिन बाद ही थी, और मैं चाहती थी कि मैं इन दिनों को अच्छे से गुजारूं ताकि मेरे पास अच्छी अच्छी यादें जमा हो जाए। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि इन दिनों में उसे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं होटल में ही रहूं, और वो सुबह का गया रात को वापस आ जाता था। मैंने नोट किया था कि अब मैं अकेले होती हूँ तो वो मैनेजर मुझे अजीब सी नज़रों से घूरता रहता है। मुझे इसकी नज़रें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती थी कि उसकी नज़रों में मेरे लिए क्या था। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि उस घटिया आदमी के साथ मेरा आमना सामना ही ना हो। उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम फिर आऊं, क्योंकि कमरे में मैं बोर हो रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मेरा सामना मैनेजर से हो गया, जो मुझे देखते ही मुस्कुराया और मेरे करीब आने लगा। तो मैं डर कर वहाँ से भागकर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। लेकिन मैं कितनी देर तक कमरे में बंद रह सकती थी? मेरा पति तो सुबह का गया रात को वापस आता था और मैं कमरे में सारा दिन बोर हो जाती थी। मैंने यही सोचा कि मैं भी बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर ही आया करूं, लेकिन इस मैनेजर की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया था। अब मैं सोच रही थी कि मुझे इससे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं उससे साफ साफ बात करूंगी और अगर उसने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। अभी मैं होटल से बाहर निकलने ही लगी थी कि मैंने देखा कि मैनेजर बिल्कुल सामने बैठा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, बताइए आपको क्या काम है। लेकिन उसी वक्त ना जाने वहाँ से मेरा पति आ गया और उसे देखकर वो मैनेजर घबराकर वहाँ से चला गया। मेरे पति ने तो उसे नहीं देखा था, मगर मुझे देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ। मुझे कहने लगा, तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रही हो? तुम्हें तो उस वक्त कमरे में होना चाहिए था। मैंने कहा कि तुम सारा दिन बाहर होते हो। तो मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि मार्केट का ही चक्कर लगा लूं। तो वो मुझ गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बगैर तुम यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं। तुम क्यों बाहर निकली हो? चलो अभी मेरे साथ कमरे में वापस चलो। मैं उसका अंदाज देखकर बहुत हैरान हुई कि उसने मुझसे ऐसे लहजे में कभी बात नहीं की थी, और फिर यह तो काफ़ी खुले दिमाग का बंदा था। तो फिर मेरे अकेले नीचे आने से उसे क्यों एतराज़ हुआ? कमरे में आकर भी उसने यही कहा कि अगर मैं थोड़ा व्यस्त हूँ मगर तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। वो शायद कोई सामान वगैरह लेने के लिए आया था। कुछ देर के बाद वो अपना छोटा सा बैग लेकर दोबारा बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले मुझे हिदायत करना नहीं भूला कि मैं कमरे में ही रहूं। मेरे पति के जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और वही मैनेजर इजाज़त लेकर अंदर आया। कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। उसने कहा कि तुम जो काम अपने पति के लिए करती हो, भला इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा? सारे पैसे तो तुम्हारा पति ले जाता है। तुम वही काम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, हीरे और जेवर में तौल दूंगा। मैंने समझी और उलझन से उसे देखा कि वो क्या बात कर रहा है।
मैं क्या काम करती हूँ भला अपने पति के लिए? मैं तो कुछ भी इसके लिए नहीं करती। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बगैर अपनी बात जारी रखी और कहने लगा कि तुम मुझे कल तक सोच कर बता दो। अगर वही काम तुम मेरे लिए करोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, लेकिन जब तक अपने पति के लिए काम करती रहोगी तुम्हें बिल्कुल फायदा नहीं होगा। वह तो यह कहकर चला गया, मगर मुझे अच्छे खासे शक में डालकर रख दिया कि आखिर मेरे पति ने मुझसे अपने काम के मुताबिक ऐसा क्या बात रखा कि यह मुझसे डील ही करने आ गया। मेरे पति ने तो मुझे यही कहा था कि इसका यहाँ पर छोटा मोटा सा कारोबार है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, मनाली की चीज़ों को दूसरे शहरों में भेजता है। तो फिर वो मैनेजर किस काम की बात कर रहा था? काफ़ी देर मैं सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर थक हार कर मैंने उस बात को अपने दिमाग से ही निकाल दिया और अपनी बहन को कॉल मिलाने लगी। लेकिन अजीब बात थी, ना तो एक बहन कॉल उठा रही थी और ना ही दूसरी। मैं पिछले 3 दिन से उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता था कि वह भी अपने हनीमून को एंजॉय कर रही थी और व्यस्त थी। कोई मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। मैं यहाँ कमरे में कैद नहीं रह सकती थी। ना जाने मेरे पति मुझ पर कैसी पाबंदी लगा दी थी। 2 दिनों में ही मैं वक्त आ गई थी। आखिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि मेरे पति को क्या पता चलेगा कि मैं कमरे से बाहर निकली हूँ या नहीं। थोड़ी देर के लिए बाहर ताज़ा हवा में सांस लेने चली जाती हूँ और आधे घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मैनेजर फिर से मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि तुमने क्या सोचा? फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी डील मंजूर करोगी या नहीं। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं करती, बल्कि इसका यहाँ छोटा मोटा सा कारोबार है। मैंने तो कभी सारी ज़िंदगी में भी कभी काम नहीं किया, तो अब तुम किस काम की उम्मीद रख रहे हो? मुझसे वह कहने लगा कि या तो तुम बहुत मासूम हो या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि तुम्हारे पति का क्या काम धंधा है? अगर नहीं मालूम तो फिर तुम इसकी मदद कैसे कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैं चकरा कर रह गई और मैंने उसे कहा कि तुम मुझे खुलकर बताओ कि क्या बात कर रहे हो। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। कहने लगा कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे देखकर तुम्हें सब समझ में आ जाएगी। लेकिन वो वीडियो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ हर तरफ कैमरे हैं और हमारी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। तुम ऐसा करो, कोई होटल की पिछली साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ आकर वीडियो दिखाता हूँ। मैं इस सारे मामले को लेकर शक में हो गई थी और मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ तो गलत है। मुझे शायद इस मैनेजर की बात मानकर पिछले हिस्से में नहीं जाना चाहिए कि कहीं मेरे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। मगर मैं अपनी ताजुब के हाथों मजबूर हो गई थी और यह जानना चाहती थी कि मेरे पति का ऐसा क्या काम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी होटल के पीछे तरफ गई। 10 मिनट के बाद वो मैनेजर भी आ गया। उसके हाथ में एक मोबाइल था। उसने आते ही एक वीडियो मेरे सामने कर दी और कहने लगा कि यह वीडियो देख लो, फिर तुम्हें मेरी सारी बातों की समझ आ जाएगी। वो वीडियो मैंने देखी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस वीडियो में तो मेरी बहनें नज़र आ रही थी जिनको मैं और मेरा पति अपने साथ लेकर एक होटल में दाखिल हो रहे थे। ये सब की बात थी जब हम इन्हें यहाँ पर मनाली लेकर आए थे। मैं हैरान हुई और कहा कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो हंसते हुए कहने लगा, ये मत पूछो कि मेरे पास कहाँ से आई है। या देखो कि इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि तुम भी अपने पति के साथ इस कारोबार में बराबर की भागीदार हो। मैं तो सोच में ही पड़ गई और कहा कि कैसा कारोबार? ये तुम क्या बात कर रही हो? ये दोनों तो मेरी बहनें हैं जो इधर आई थी। मैं और मेरा पति इन्हें लेने गए थे और अपने साथ लेकर एक होटल में आ गए थे। इस वीडियो में तुम्हें कहाँ से कोई कारोबार नजर आ रहा है? मेरी बात सुनकर वो एकदम से चौंक गया। उसे शायद मालूम नहीं था कि वह जिन लड़कों की वीडियो मुझे दिखा रहा था वो मेरी ही बहनें हैं। एकदम उसने मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींचा और भागता हुआ वहाँ से भाग गया। तो मैं भी उलझते हुए अपने कमरे में आ गई कि ये आखिर मुझसे चाहता क्या था, और मुझे तो इसकी किसी बात की समझ नहीं आई थी। रात को कमरे में ही खाना आ जाता था और जब मैं खाना खाकर सो जाती थी पर फिर कहीं जाकर मेरा पति वापस आता था। आज जब खाना आया और खाने के लिए जैसे ही मैंने ट्रे से ढक्कन हटाया तो एक कागज़ पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गई।
उस कागज़ में मैंने खोल कर देखा तो उस पर एक ही बात लिखी हुई थी, 1 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस छापा मारेगी। अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो तुम पुलिस के हाथ आ जाओगी। यह खत किसने भेजी थी और क्या यह कोई भद्दा मजाक हो रहा था? भला पुलिस होटल पर क्यों आएगी और मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैंने क्या गलत किया है? मैं तो अपने पति के साथ कानूनी तौर पर यहाँ आई थी और कानूनी तौर पर ही इस होटल में रह रही थी। अभी रात के 9 बजे थे और पति की वापसी 12 बजे से पहले नहीं होनी थी। मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की मगर वह मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूं। अगर यह बात सच होती तो फिर मैं क्या करती? अभी मैं सोच रही थी कि उस वक्त मुझे मेरे पति की कॉल आ गई। मुझे कहने लगा कि मैंने तुम्हें अभी भी एक पैगाम भेजा है, तुम ऐसा करो कि जल्दी से हमारे सारे कागजात और चीज़ें वगैरह पैक करो और नीचे आ जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने चैन का सांस लिया कि ये मेरे पति ने ही भेजा था। मैंने जल्दी से सारी चीज़ें पैक की और होटल के दरवाजे से बाहर निकलने ही लगी थी कि अचानक मुझे अपने पीछे उस मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे कह रहा था। मैं बाहर निकलकर जल्दी से गाड़ी में बैठी और मेरा पति वहाँ से गाड़ी भगाकर ले गया। मैंने मुश्किल अंदाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस होटल पर छापा पड़ने वाला है? वो कहने लगा, बस ऐसी खबरें मिल ही जाती है। तुम शुक्र अदा करो कि तुम वक्त पर वहाँ से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि मुझे मेरी बहनों के पास मिलाने ले चलो क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मेरा पति कहने लगा कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम उनकी फ़िक्र ना करो। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसके पति से बात की है। हमें भी वापसी के लिए निकलना होगा। जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो तुम इनसे मिल लेना। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक हर तरफ से पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आने लगी और एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरा पति पुलिस की गाड़ी को देखकर डर गया और इसके मुंह से निकला कि इनको मेरे बारे में किसने खबर दी। मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि इनको मैंने तुम्हारे बारे में कॉल करके खबर दी है और मैं बाहर आ गई। पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ पहनाना शुरू कर दी। मेरे दिमाग में तो वो मंजर घूम रहा था जब बाहर निकलने से पहले वो मैनेजर कुछ कह रहा था कि अपने पति से सतर्क रहना क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी असलियत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तुम एक मासूम लड़की हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर हो जाओ और हाँ, सबसे पहले अपनी बहनें को बचाओ। बाहर निकलते निकलते मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी। अब जो शख्स सामने था वो मेरा पति, एक धोखेबाज था। वो लड़कियों से शादी करके फिर इन्हें यहाँ बेच देता था। इसके साथ ही लड़कियाँ बहनों से दूसरे शहरों की लड़कियाँ घर से यहाँ मनाली में बुलवा लेती थी, फिर इन्हें यहाँ अमीर लोगों के पास भिजवा दिया जाता था। मेरे पति ने मुझे और मेरी बहनों को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें भी यहाँ बुलवा लिया और इसके साथ भी यही किया। मैनेजर मेरे पति के बारे में सब जानता था और उसको यह गलतफहमी थी कि मैं अपने पति के साथ मिलकर यह काम करती थी। उसने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफ़र दी क्योंकि इनका होटल भी इन्हीं काम के लिए इस्तेमाल होता था। मेरे पति ने मुझ पर नज़र रखी हुई थी और उसको इसके आदमी ने बताया हुआ था कि वो होटल का मैनेजर मुझे इसके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए मेरे पति ने इससे बदला लेने के लिए इसकी सूचना कर दी थी और इसके होटल पर छापा मरवा दिया, मगर वो खुद ही पकड़ा गया था। इसका इरादा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने का था जो वो बाकियों के साथ करता था। वो तो इस वक्त मैंने दिमाग इस्तेमाल किया और पुलिस को कॉल कर ली और बच गई। पुलिस ने छापे मारे थे और सभी अपराधियों को पकड़ कर ले गए थे। मेरी बहनों को ही रिहा कर लिया गया था और हम तीनों को वापस अपने शहर भेज दिया गया। यह सब मेरा ही कसूर था। मुझे शुरू से ही सतर्क हो जाना चाहिए था, मगर मैं नज़रअंदाज करती रही और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बहनों की भी ज़िंदगी भी खराब कर दी। काश मुझे अमीर बनने का लालच नहीं होता। मेरे लालच की वजह से यह दिन देखने को मिला था। उसको तो उधर ही सजा हो गई थी, मगर मैं यहाँ बहुत कुछ सह रही थी। ताने तंज और लोगों की बातें, वह भी सजा ही थी।
आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।